गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है अमेरिकन स्कूल ऑफ जियोग्राफी। यानी आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि ज्योग्राफी को डेवलप करने में अमेरिकन जियोग्राफर्स ने क्या क्या कंट्रीब्यूशन जो है अपना दिया था। तो यूएसए के अंदर जो भौगोलिक चिंतन था, जो ज्योग्राफिकल जो थॉट जो आया था, उसका विकास लगभग 18th सेंचुरी के अंदर जो है वो शुरू हो गया था। लेकिन अगर हम इसके सिस्टमेटिक डेवलपमेंट की बात करें तो वो जो था वो स्टार्ट हुआ था लगभग 19th सेंचुरी के अंदर। तो शुरू में तो ये कहा जा सकता है कि अमेरिका के अंदर जो है वो ज्योग्राफी के डेवलपमेंट पर एक तरह से यूरोपियन इफेक्ट था। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि अमेरिकन ज्योग्राफी जो है वो एक तरह से यूरोपियन ज्योग्राफी की ही एक रूप है, उसका एक रूप है, बल्कि उसकी अपनी भी कुछ जो है वो विशिष्टताएं हैं। जैसे कि 1780 से 1830 का जो समय था वो अमेरिकन ज्योग्राफी के अंदर जेफरसन युग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में जो है धीरे धीरे ज्योग्राफी को जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ थी वहाँ पर जो है एक सब्जेक्ट के रूप में ज्योग्राफी को पढ़ाया जाने लगा। तो आर्नोल्ड ग्यूट जो थे वो अमेरिकन ज्योग्राफी के पहले जो थे वो प्राध्यापक थे, और उन्होंने अमेरिकन ज्योग्राफी में कार्ल रिटर का जो टेलियोलॉजिक कंसेप्ट था उसको एक तरह से उन्होंने सम्मिलित किया था अमेरिकन ज्योग्राफी के अंदर। उसके बाद 20th सेंचुरी के अंदर जो है वो एक अमेरिकन ज्योग्राफर हुई हैं कुमारी एलन चर्चिल सैम्पल, जो कि फ्रेडरिक रेडजेल की शिष्या थी। तो सैम्पल ने जो एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का जो कंसेप्ट था उसका बहुत ज़्यादा उन्होंने जो है वो प्रबल समर्थन जो है उन्होंने किया था। इसके बाद अमेरिकन ज्योग्राफी के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव रहा था ईसा बोमेन का, ग्रिफिथ टेलर का और रिचर्ड हार्टशॉन का। तो धीरे धीरे जो है वो ज्योग्राफी का विकास होता रहा, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो था अमेरिकन ज्योग्राफी में बहुत तेजी से बदलाव हुआ, और इसमें ज़्यादातर जो है वो सिस्टमेटिक स्पेशलाइजेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान जो है वो ज्योग्राफर्स ने केंद्रित किया था। फिर जब 60 का जो दशक आया, 60 का जो दशक आया, उसमें ज्योग्राफी के अंदर जो है वो एक तरह से मैथ्स का, मैथमेटिकल टेक्निक्स और जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स थी उनका उपयोग पर ज़्यादा जो है वो बल दिया गया था। फिर 70 के दशक में जो है वो ज्योग्राफी के अंदर 70 के दशक में एक तरह से ज्योग्राफर्स का झुकाव जो था वो एक वेलफेयर अप्रोच की ओर जो है वो ज़्यादा हो गया था। और 90 के दशक में ज्योग्राफी जो था अमेरिका में, ज्योग्राफी एक भौगोलिक सूचना तंत्र के विषय यानी जीआईएस के रूप में जो है वो निखर कर सामने आया था। तो अलग अलग जियोग्राफर्स ने इस पूरे टाइम पीरियड में अलग अलग जियोग्राफर्स ने अमेरिकन जो है जियोग्राफर्स ने भूगोल को विकसित करने में अपना योगदान दिया है। कुछ ऐसे ही जियोग्राफर्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे। उनमें पहले हैं जीपी मार्श। तो जीपी मार्श का जो टाइम पीरियड है वो रहा है 1801 से 1882 तक का उनका टाइम पीरियड रहा है। तो जो अमेरिका में स्वतंत्र विचारधारा के पहले प्रसिद्ध जो ज्योग्राफर थे और जो थे जीपी मार्श, उन्होंने जर्मन नियतिवाद के विपरीत प्राकृतिक वातावरण पर मानवीय प्रभावों को उजागर किया। यानी कि जो जर्मनी के अंदर जो डिटर्मिनिज्म का कंसेप्ट जो बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा था, तो मार्श ने जो है उसका विरोध किया था, और उन्होंने जो है प्राकृतिक जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है उसके ऊपर जो मानव का जो प्रभाव होता है, उसका जो इन्फ्लुएंस होता है, उसको उन्होंने उजागर किया था एक तरह से। और जीपी मार्श ने जो बुक्स लिखी थी, उनकी जो राइटिंग्स थी वो थी 1871 में उनकी बुक मैन एंड नेचर जो थी वो पब्लिश हुई थी, और 1864 में उन्होंने फिजिकल जियोग्राफी एज मॉडिफाइड बाय ह्यूमन एक्शन जो है ये उन्होंने बुक्स जो है दोनों लिखी थी। तो अपनी बुक मैन एंड नेचर के अंदर जो है उन्होंने सबसे पहले संरक्षण शब्द का जो है वो प्रयोग किया था,
और संरक्षण शब्द का प्रयोग करते हुए उन्होंने संरक्षण यानी कंजर्वेशन की जो पूरी विचारधारा थी वो उन्होंने प्रस्तुत की थी, जिसमें उन्होंने मैन एनवायरमेंट रिलेशनशिप के ऊपर जो है वो एक तरह से उन्होंने प्रकाश डाला था। तो मैन एनवायरमेंट जो रिलेशनशिप है उसको बताने में या उसको विकसित करने में जो है इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है जीपी मार्श का। इसके अलावा इनकी बुक जो थी फिजिकल जियोग्राफी एज मॉडिफाइड बाय ह्यूमन एक्शन, इस बुक के द्वारा उन्होंने अमेरिका के अंदर जो है हम्बोल्ट, कार्ल रिटर, इनका जो एक तरह से ज्योग्राफिकल इनके जो व्यूज थे, इनका जो भौगोलिक दर्शन था उसका उन्होंने अमेरिका में प्रचार प्रसार किया था अपनी इस बुक के द्वारा। उसके बाद जो हमारे पास जो है सेकंड जो हम पढ़ेंगे अमेरिकन जियोग्राफर्स, वो है हमारे पास W.M. डेविस यानी विलियम मॉरिस डेविस, ये इनका पूरा नाम है। इनका टाइम पीरियड रहा है 1850 से 1934 तक का टाइम पीरियड इनका रहा है। विलियम मॉरिस डेविस का जन्म जो है ये 12 फरवरी 1850 में पेंसिल्वेनिया जो है राज्य के फिलाडेल्फिया नगर में हुआ था। उन्होंने जो है 1869 में उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने ज्योग्राफी, अर्थ साइंस और मेटीरियोलॉजी के अंदर जो है उन्होंने अपनी यूजी की डिग्री जो थी वो ली थी। उसके बाद 1870 से 1873 तक जो है उन्होंने अर्जेंटीना के कोर्डोबा की जो एस्ट्रो ऑब्जर्वेटरी जो थी खगोल वेधशाला में एक सहायक के पद पर उन्होंने काम किया था। इसके बाद 1876 से 1876 से 1912 तक उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में ही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर उन्होंने एज अ जियोग्राफी प्रोफेसर उन्होंने जो है वो काम किया था। और 1904 में उन्हें जो है एसोसिएशन ऑफ जियोग्राफर्स की उन्होंने स्थापना की थी, यानी कि अमेरिकन भूगोलवेत्ता संघ की उन्होंने जो है वो स्थापना की थी। उनके जो थे वो दो मुख्य एजुकेशनल क्राइटेरिया थे, उनके दो शैक्षिक मापदंड थे उनके। पहला तो था कि गो एंड सी, जाओ और देखो, और दूसरा था सी एंड थिंक, कि देखो और सोचो। यानी कि किसी भी चीज को सीखने के जो है उन्होंने दो मापदंड बताए थे कि पहले तो जाओ और उस चीज को देखो, और फिर देखो और उसके बारे में सोचो। तो ये उनके दो जो थे वो एजुकेशनल क्राइटेरिया उनके रहे हैं। उसके बाद उन्होंने जो है बहुत सारी उनकी बुक्स आई थी जो उन्होंने पब्लिश की थी। तो पहली जो बुक थी उनकी एक उनकी बुक थी जो उन्होंने 1894 में पब्लिश हुई थी, वो थी एलिमेंट्री मेटीरियोलॉजी। इसके बाद 1998 में उन्होंने फिजिकल जियोग्राफी लिखी। फिर उसके बाद उन्होंने लिखे जियोग्राफिकल एसेज जो कि उनकी 1909 में उन्होंने लिखी थी। नेक्स्ट उनकी थी दी एलिमेंट्री डिस्क्रिप्शन ऑफ लैंडफॉर्म जो कि 1912 यानी 1912 के अंदर उन्होंने लिखी थी। और फिफ्थ उनकी थी दी लेसर एंटिलीज जो कि 1926 के अंदर जो है उनकी पब्लिश हुई थी। और अगली उनकी बुक थी कोरल रीफ प्रॉब्लम्स जो उन्होंने 1928 के अंदर जो है वो उन्होंने लिखी थी। उसके बाद जो है ये तो हमने बात की कि क्या क्या उनकी बुक्स रही थी लिखी उन्होंने। फिर हम बात करते हैं कि विलियम मॉरिस डेविस ने ज्योग्राफी के अंदर जो है क्या कंट्रीब्यूशन उन्होंने दिया था। तो जो ज्योग्राफी में उनका सबसे जो यूनिक गिफ्ट एक तरह से माना जाता है वो था कंसेप्ट ऑफ नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन। डेविस ने 1899 में उन्होंने पेंसिल्वेनिया जो राज्य है वहां पर उन्होंने रिवर वैलीज का जो है वो स्टडी किया था, यानी कि नदी घाटियों का उन्होंने अध्ययन किया था। और अपने इस अध्ययन के बेस पर उन्होंने साइकिल ऑफ इरोजन जो है उन्होंने प्रस्तुत किया था। उन्होंने अपने जो है इरोजन साइकिल को प्रस्तुत करते हुए उन्होंने लिखा था द जियोग्राफिक साइकिल is a period of time during which
An uplifted landmass undergoes its transformation by process of land sculpture एंडिंग इनटू लो फीचरलेस प्लेन। कि पूरा जो जियोग्राफिक साइकिल होता है वो एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसके अंदर एक ऊपर उठा हुआ कोई जो है वो लैंडमास जो है वो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन की जो है प्रोसेस से गुजर कर लास्ट में जो है एक फीचरलेस मैदान प्लेन में जो है एक समतल या एक समप्राय मैदान के अंदर जो है वो परिवर्तित हो जाता है। तो ये था विलियम मॉरिस डेविस ने जो कि कंसेप्ट ऑफ साइकिल दिया था। उसके बाद उन्होंने जो है इरोजन की 3 स्टेजेस जो है उन्होंने बताई थी। पहली थी इसमें यंग स्टेज, सेकंड थी मैच्योर स्टेज और थर्ड जो थी इन्होंने ओल्ड स्टेज के बारे में जो है वो वर्णन किया था। और उन्होंने माना था कि कोई भी पूर्व विकसित धरातल जो है वो नदी के जल द्वारा अपर्दन की 3 अवस्थाओं से, ये 3 अवस्थाएं उन्होंने बताई थी, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और जीर्णावस्था। इन तीनों अवस्थाओं से, इन तीनों स्टेजेस से गुजर कर ही नए स्थल रूपों के अंदर जो है वो विकसित होता है। तो इस तरह डेविस ने जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं उनके स्वरूप को डेविस ने जो है 3 चीजों का, स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड स्टेज, इन तीनों का जो है एक तरह से उन्होंने प्रतिफल जो है वो माना है। तो डेविस का ये मानना था कि उत्थान के पूर्ण होने के बाद ही स्थल रूप पर अपर्दन की क्रिया आरंभ होती है। उनका ये मानना था कि सबसे पहले जो है वो किसी लैंडफॉर्म का, एक स्थल रूप का जो है वो उत्थान होता है, कोई लैंड मास का जो है वो उत्थान होता है, ऊपर की ओर उठता है वो, और जब उसके ऊपर उठने की प्रोसेस जो है वो खत्म हो जाती है उसके बाद उसके ऊपर जो इरोजन की प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है। तो इस तरह से उन्होंने ये बताया कि जो फर्स्ट स्टेज होती है वो बहुत ही छोटी अवधि की होती है, थोड़े टाइम की होती है, और सेकंड स्टेज के अंदर जो है जो रिलीफ होता है, जो उचावच होता है वो अधिकतम होता है। और जो थर्ड स्टेज आती है तो थर्ड स्टेज में वर्टिकल इरोजन जो है वो समाप्त हो जाता है और लेटरल इरोजन यानी क्षैतिज अपर्दन जो है वो जारी रहता है। और लास्ट में वो जो लैंडमास जो था वो एक शेपलेस पेनी प्लेन में चेंज हो जाता है। तो इस तरह से डेविस ने अपना जो है साइकिल ऑफ इरोजन जो था वो प्रस्तुत किया था, जिसके अंदर उन्होंने जो है वो स्ट्रक्चर की बात की, उसके बाद प्रोसेसेस की, और उन्होंने 3 स्टेजेस की जो है इसके अंदर वर्णन किया है। तो जो डेविस थे वो मानव भूगोलवेताओं का आलोचक था, यानी कि वो क्रिटिसाइज करते थे ह्यूमन जियोग्राफर्स को। तो उनको ये मानना थी कि उनका ये मान्यता थी उनकी कि जो ह्यूमन जियोग्राफर्स हैं वो पूरी तरह से जियोग्राफर्स बनने में जो है वो असफल रहे हैं, ये मानना था डेविस का। और डेविस जो थे वो अपने जीवन का जो उत्तरकाल था, यानी इनके जीवन का जो लास्ट का जो पीरियड था उसके अंदर वो एक इकोलॉजिस्ट जो थे वो बन गए थे। यानी कि ये जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया था अपना सारा साइकिल ऑफ इरोजन का, ये उनका फिजिकल जियोग्राफी में था कंट्रीब्यूशन। उसके बाद में वो एक इकोलॉजिस्ट बन गए और उन्होंने जो है वो बताया कि जो हंटिंगटन का विचार था कि इतिहास को पर्यावरण के झरोखे से पढ़ना चाहिए, ये हंटिंगटन के विचार थे। तो डेविस ने जो है वो उनके हंटिंगटन के इस स्टेटमेंट का पूरी तरह से उन्होंने स्वागत किया था। डेविस ने उन्होंने जो है नेचर एंड स्टडी ऑफ जियोग्राफी के ऊपर कई रिसर्च पेपर भी उन्होंने जो है वो पब्लिश करवाए थे। और उनका जो कंट्रीब्यूशन था डेविस का, उन्होंने जो है मानव और प्रकृति के बीच में जो कार्य कारण संबंध होता है उसके ऊपर भी उन्होंने जो है वो जोर दिया था। तो डेविस का जो साइकिल ऑफ इरोजन था उसका
जो है अमेरिकन जियोमॉर्फोलॉजी के ऊपर इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ा कि उनकी मृत्यु के बाद में जो अमेरिकन शिथिलाकृतिक स्कूल जो अमेरिका में था उसे डेविसियन स्कूल के नाम से जाना जाने लगा। और वॉन एंजल ने तो है डेविस के लिए ये भी कहा कि डेविस मोर देन एनी अदर मैन इज टू बी रिगार्डेड एज द फादर ऑफ ह्यूमन अमेरिकन जियोग्राफी। तो उन्होंने जो है वो डेविस को फादर ऑफ अमेरिकन जियोग्राफी की संज्ञा दी थी वॉन एंजल ने। तो ये था कि विलियम मॉरिस डेविस ने किस तरह से जो है वो अमेरिकन जियोग्राफी को कंट्रीब्यूट किया था, उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। नेक्स्ट जो हमारे पास जियोग्राफर्स हैं वो हैं E.C. सैम्पल यानी कुमारी एलन चर्चिल सैंपल। तो कुमारी एलन चर्चिल सैंपल जो थी इनका टाइम पीरियड था 1863 से 1932 तक जो है इनका पीरियड रहा है। और इनका जन्म 8 जैन 1863 के अंदर जो है ये केंटकी राज्य के लुइसविले नामक स्थान के ऊपर हुआ था। रेडजेल जो थी एलन चर्चिल सैंपल जो थी ये जर्मन जियोग्राफर फ्रेडरिक रेडजेल की शिष्या जो रह चुकी हैं और इन्होंने जो है डेटरमिनिज्म का जो है ये प्रबल समर्थक मानी जाती है। जो एक जर्मन जो एक जियोग्राफर्स का एक कंसेप्ट पॉपुलर हुआ है एनवायरमेंटल डेटरमिनिज्म, तो उसकी ये प्रबल समर्थक मानी जाती है। इनकी शिक्षा जो थी वो इन्होंने सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के अंदर इन्होंने जो अपनी शिक्षा पूरी की थी। उसके बाद इन्होंने 1891 से और 1892 और 1895 के अंदर जो है इन्होंने रेडजेल के अंडर में इन्होंने ह्यूमन साइंस के जो है अध्ययन में इन्होंने विशेष रुचि अपनी दिखाई थी। फिर 1897 से 1928 तक ये यूएसए में क्लार्क यूनिवर्सिटी के अंदर इन्होंने जो है वो ज्योग्राफी की ये प्रोफेसर के रूप में इन्होंने काम किया है। इन्होंने रिटर, हम्बोल्ट, रेडजेल, मैकेंडर और हंटिंगटन के द्वारा विकसित जो एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म की जो विचारधारा थी उसको इन्होंने एक बहुत ही सिस्टमेटिक रूप से जो है इन्होंने विकसित किया है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि बहुत ही इन्होंने सिस्टमेटिक रूप से उसको विकसित किया है। और इनकी जो है वो कई इन्होंने बुक्स लिखी हैं ज्योग्राफी के अंदर, इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। तो इन्होंने बुक लिखी है अमेरिका हिस्ट्री इन इट्स जियोग्राफिक कंडीशंस। ये इन्होंने बुक पब्लिश इनकी हुई थी 1903 में। उसके बाद इनकी जो एक और बुक थी कि इन्फ्लुएंसेस ऑफ जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट, ये बुक इनकी 1911 यानी 1911 के अंदर जो है वो इन्होंने लिखी थी। और थर्ड जो इनकी बुक थी द जियोग्राफी ऑफ द मेडिटेरियन रीजन की, जो इनकी 1915 यानी 1915 के अंदर जो है वो इन्होंने लिखी थी। तो ऐसा माना जाता है कि जो एलन चर्चिल सैंपल थी वो एक बहुत ही जो है मल्टी टैलेंटेड जो है एक पर्सन कही जाती हैं। और उनकी जो लिखने का जो स्टाइल था या उनका जो एनालाइज करने का जो ढंग था, उनकी जो भाषा थी, जो शैली थी उनकी, वो उनकी विषय के उसी विषय के अनुरूप होती थी जिसके संबंध में वो अपने विचार जो है वो व्यक्त करती थी। यानी जो उनके विचार होते थे उनकी भाषा और शैली जो थी वो उसी के ही अनुरूप हो जाती थी। तो ऐसा कहा जाता है। तो सैंपल ने जो है एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का समर्थन किया था, इसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं आपको। तो उन्होंने जो है एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म को ही जो है विकसित करते हुए, उसका समर्थन करते हुए उन्होंने लिखा है कि मनुष्य जो है वो इस पृथ्वी की जो है वो उपज है। मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस अर्थ और दिस सॉइल जो है उनका, इसका मतलब ये नहीं है कि वह पृथ्वी का बच्चा है या उसकी धूल का कण है।
बल्कि यह भी है कि जो हमारी अर्थ है उसने एक माँ की तरह जो है उसका पालन पोषण किया है, और वह उसकी हड्डियों में, उसके मांसपेशियों में, उसके दिमाग में, उसके मस्तिष्क में और उसकी आत्मा में जो है वो समाई हुई है। तो एक तरह से सैंपल ने जो है वो अपने इन विचारों के द्वारा, अपनी स्टेटमेंट के द्वारा जो है उन्होंने बताया कि जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसका इन्फ्लुएंस सिर्फ मनुष्य के रोटी, कपड़ा या मकान या उसके जो इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज होती हैं सिर्फ उसके ऊपर ही नहीं होता, बल्कि ये मनुष्य के जो विचार हैं, उसकी जो भावनाएं हैं या उनके जो धार्मिक विश्वास होते हैं, उनके ऊपर भी नेचुरल एनवायरनमेंट का पूरा पूरा इन्फ्लुएंस जो है वो होता है। तो अब उनकी जो स्टडी मेथड था जो सैंपल का, उसको उन्होंने जो है एक तरह से कंपैरिजन मेथड या तुलनात्मक पद्धति का जो है उन्होंने नाम दिया था। और अपने जो जीवन का जो लास्ट टाइम था, अपने जो जीवन के अंतिम वर्षों के अंदर सैंपल ने इस बात के ऊपर जोर दिया था कि जो मनुष्य का वैज्ञानिक अध्ययन, साइंटिफिक स्टडी ऑफ मैन जो है वो किससे किया जा सकता है, वो किया जा सकता है लैंड से या भूमि से। यानी कि मनुष्य का जो वैज्ञानिक अध्ययन अगर हम करना चाहते हैं तो वो सिर्फ भूमि से किया जाता है। और कौन सी भूमि से? जिसे वह जोतता है, या वो भूमि जिसके ऊपर वह यात्रा करता है, या जिस सागरों के ऊपर जिस पर वह व्यापार करता है, उन्हीं चीजों से ही हम जो है ह्यूमन बींग्स की या मैन की हम साइंटिफिक स्टडी जो है वो कर सकते हैं। तो पौधों और पशुओं की तुलना में मनुष्य के अपने एनवायरनमेंट से जो संबंध होते हैं वो बहुत ही सुव्यवस्थित होते हैं, लेकिन वो जटिल भी होते हैं, ये मानना था सैंपल का। तो उन्होंने बताया कि एक तरह से जो मैन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप होता है वो बहुत ही सिस्टमेटिक तो होता ही है, लेकिन वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड भी जो है वो होता है। तो उन्होंने पूरी तरह से जो ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं या जो ह्यूमन के थॉट्स होते हैं उनके ऊपर एनवायरमेंटल डेटर्मिनिज्म जो है, या एक तरह से एनवायरनमेंट का जो इन्फ्लुएंस है जो नेचुरल एनवायरनमेंट का, उसको उन्होंने पूरी तरह से जो है वो स्वीकार किया है। कुमारी एलन चर्चिल सैंपल ने उसको पूरी तरह से स्वीकार किया है। नेक्स्ट हमारे पास जो जियोग्राफर्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे वो हैं मार्क जेफरसन। तो मार्क जेफरसन का जो टाइम पीरियड है वो रहा है 1863 से 1949 तक का इनका टाइम पीरियड रहा है। तो मार्क जेफरसन जो थे ये विलियम मॉरिस डेविस के जो है वो शिष्य रहे हैं। इन्होंने 1884 के अंदर इन्होंने बोस्टन यूनिवर्सिटी से यूजी की अपनी डिग्री जो है वो ली थी। इसके बाद 1884 से 1890 तक इन्होंने जो है अर्जेंटीना की इन्होंने यात्रा की, और 1900 के अंदर उन्होंने जो है डेविस के जो है निर्देशन में उन्होंने अर्थ साइंस और जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर उन्होंने अध्ययन किया था। और 1901 से 1939 तक उन्होंने मिशिगन के नॉर्मन स्टेट कॉलेज के अंदर उन्होंने अपना अध्यापन का काम जो था वो किया था। अब अगर हम बात करें कि इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है ज्योग्राफी के अंदर मार्क जेफरसन का, तो अमेरिका के अंदर जो ह्यूमन ओरिएंटेड ज्योग्राफी जो है अमेरिका में, तो ये उसके फाउंडर जो है वो माने जाते हैं। यानी कि अमेरिका में मानव मूलक भूगोल के संस्थापना का जो श्रेय वो मार्क जेफरसन को ही जो है वो जाता है। उन्होंने जो है सेंट्रल प्लेसेस का जो विचार था वो दिया था, और इसके अलावा इन्होंने प्राइमेट सिटी और रेलों की सभ्यता
की उन्नति में योगदान, इस तरह के कई शब्दों के अर्थ देकर जो है उन्होंने उनकी एक अलग पहचान जो थी वो स्थापित की थी। इसके अलावा इन्होंने जो अर्बन एरियाज हैं यानी जो नगर हैं, तो नगरों के साइज, शेप और फंक्शंस का भी जो है इन्होंने अध्ययन किया था। तो डेविस की संकल्पना के विरुद्ध जेफरसन का ये मानना था कि ज्योग्राफी की जो स्टडी है वो जो है मानव केंद्रित होनी चाहिए, ना कि प्रकृति केंद्रित। यानी कि हमने बताया था कि डेविस जो थे वो एक इकोलॉजिस्ट हो गए थे और मैन एनवायरमेंट रिलेशनशिप के ऊपर जो है उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए थे। लेकिन जेफरसन डेविस के शिष्य रहे हैं, लेकिन उनकी मान्यता थी कि भूगोल का अध्ययन जो है वो मानव केंद्रित होना चाहिए, न कि प्रकृति केंद्रित। और एक तरह से उन्होंने जो था पॉसिबिलिज्म का जो कंसेप्ट था, जो कि एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के बिल्कुल विपरीत था, तो पॉसिबिलिज्म का जो कंसेप्ट था उसके समर्थक जो है ये माने जाते हैं। और उन्होंने एक लंबे पॉसिबिलिज्म के कंसेप्ट को के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये बिल्कुल एनवायरमेंट डिटर्मिनिज्म के बिल्कुल विपरीत जो है एक कंसेप्ट है, एक थॉट है कि मनुष्य जो है वो पूरी तरह से प्रकृति का दास नहीं है, बल्कि वो अपनी नीड्स के, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जो है वो एनवायरमेंट के अंदर चेंज लाता रहता है। तो इस तरह से मार्क जेफरसन ने भी पॉसिबिलिज्म को जो है वो समर्थक ये रहे थे। और उन्होंने एक बहुत लंबे टाइम तक जो है वो अपने टीचिंग के माध्यम से, अपने अध्यापन कार्य के माध्यम से अपने स्टूडेंट्स को जो है वो उन्होंने एक तरह से भौगोलिक चिंतन की ओर उन्होंने प्रेरित किया था। तो ज्योग्राफी को जो है वो डेवलप करने में, अमेरिकन ज्योग्राफी को डेवलप करने में अगर हम कहें तो ज़्यादा अच्छा है कि अमेरिकन ज्योग्राफी को डेवलप करने में मार्क जेफरसन का जो है वो एक महत्वपूर्ण योगदान रहा था। तो हमने जो है वो अब तक हमने किया है कि ज्योग्राफर, अमेरिकन ज्योग्राफर्स के बारे में जो सबसे पहले जो हमने किया था वो थे जीपी मार्श। उसके बाद हमने किया विलियम मॉरिस डेविस और कुमारी एलन चर्चिल सैंपल और मार्क जेफरसन। हमने 4 ज्योग्राफर्स जो हैं वो आज किए हैं कि इनका क्या क्या योगदान रहा है भूगोल को विकसित करने में। तो अब इससे रिलेटेड जो है वो कुछ क्वेश्चंस जो है वो आपके बनते हैं, जो कि आपको ये पूरी वीडियो देखने के बाद में आपको जो है इन क्वेश्चंस का आंसर एक तरह से जो है वो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जेफरसन का जो टाइम पीरियड रहा है वो क्या रहा है। सेकंड, आप जो क्वेश्चन इसके ऊपर बेस करेंगे वो आप लिखेंगे कि डेविस ने जो है 2 एजुकेशनल क्राइटेरिया बताए हैं, आप उन दोनों के नाम बताइए। थर्ड आपका क्वेश्चन है कि कुमारी एलन चर्चिल सैंपल कि हमने राइटिंग्स की बात की कि उन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं, तो उनकी बुक्स के नाम जो है वो बताइए। और अगला क्वेश्चन हमारा है कि एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का कंसेप्ट जो है ये क्या है, व्हाट इज एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। और लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि विलियम मॉरिस डेविस ने जो है अपना जो इरोजन ऑफ साइकिल दिया था, तो उस इरोजन ऑफ साइकिल को जो है वो आप साइकिल ऑफ इरोजन जो है वो दिया था, तो उस साइकिल ऑफ इरोजन को जो है वो आप एक्सप्लेन करें। और साथ में ही विलियम मॉरिस डेविस ने जो बुक्स लिखी हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड, तो उन बुक्स का या उनके राइटिंग्स का जो है वो वर्णन कीजिए। तो ये थे हमारे 4 ज्योग्राफर्स जिनके बारे में हमने आज स्टडी किया है, और हमने कुछ इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको दिए हैं। तो आप जो है इन सब चीज़ों को पढ़िए और उसके बाद इन क्वेश्चन के आंसर्स जो हैं वो आप इसमें ढूंढने की, आप इसमें जो है वो स्टडी करने की आप कोशिश करें। एंड थैंक यू सो मच।